फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे यूपी टेट 2018 का पेपर जो कि सीडीपी का है। और ये सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट का हो, सी टेट का हो और टेट का हो, सबके सिलेबस में ये क्वेश्चंस आते हैं और ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर और देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना अधिगम क्या है। क्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें पशु व्यक्ति से श्रेष्ठ है, या फिर स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो सीखना या अधिगम क्या है? तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। पशु से व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये गलत है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया भी गलत है। संज्ञानात्मक संकार्य है। तो सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य है। तो पहले का ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? क्या अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों में निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसी भी नई भाषा को हमें सीखना है तो पहले हम उसके अक्षर को पहचानेंगे कि कौन सा अक्षर लिखा है, उसे बोला कैसे जाता है। तो इसमें वाक्य निर्माण तो बाद में आएगा, शब्द निर्माण बाद में आएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, अक्षरों व शब्दों के माध्यम के मध्य साहचर्य से। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा है तो क्या उसमें विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? हमने आपको पहले भी बताया था कि सीडीपी के क्वेश्चन में अगर जहाँ केवल की बात आती है तो वो ऑप्शन एकदम गलत होता है। तो केवल विशिष्ट छात्र भी गलत हो गया, केवल सामान्य छात्र भी गलत हो गया। या तो सामान्य और विशिष्ट छात्र होंगे या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र होंगे। तो सामान्य और विशिष्ट सभी छात्रों को एक छत के नीचे ही पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? क्या नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है। मैथ में उसे जोड़ने, घटाने, इन सब में अक्षम है, वो सक्षम नहीं है। तो कौन सा पद परिभाषित करेगा? उसको गणना दोष है, तभी तो वो गणना नहीं कर पा रहा है। जोड़ने में दिक्कत हो रही है, घटाने में दिक्कत हो रही है, गुणा करने में दिक्कत हो रही है। तो गणितीय जो है अक्षमता क्या होगी? गणना दोष कहलाएगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या होगा? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो देखिए, समावेशीकरण क्या है के लिए क्या आवश्यक होगा? क्षमता निर्माण का अभाव? नहीं, ये नहीं सही है। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ये भी नहीं। संवेदनशीलता होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 5वें का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? क्या व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक और संवेदी में कौन सा पूछ रहा है? संवेग का तत्व नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा संवेदी। देखिए, ये व्यवहारात्मक भी होगा, संज्ञानात्मक भी होगा, दैहिक भी होगा, ये सारे संवेग के तत्व होंगे। लेकिन संवेदी की बात करेंगे तो ये संवेग का तत्व नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम तो आपको इसके ब्लूम ने 6 जो है इसके चरण दिए थे, ब्लूम ने। तो क्या ज्ञान, अनुपयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सही है? नहीं। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, ये भी नहीं सही है। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, ये भी सही नहीं है। सबसे पहले ऐसे एक ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर अवबोध होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है,
फिर संश्लेषण होता है और टॉप पे क्या होता है, मूल्यांकन। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्या स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला? तो इसमें शिक्षण की विशेषता है तो जनतांत्रिक, सहानुभूति वाला, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, लेकिन नहीं है तो स्वेच्छाचारी, कि अपने मन से आए, जब मन करे पढ़ाए, ना मन करे ना पढ़ाए। तो स्वेच्छाचारी इसका गलत ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रत्याशा का सिद्धांत तो क्या विक्टर ब्रूम ने, मास्लो ने, हर्ज़बर्ग ने, स्किनर ने? तो विक्टर ब्रूम जो थे इन्होंने दिया था अभिप्रेरणा की प्रत्याशा का सिद्धांत। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? हमारा कोई कौशल है, उसका स्थानांतरण है, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना ही स्थानांतरण कहलाएगा। स्थान का अंतर होना स्थानांतरण है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो इसका सही ऑप्शन होगा साखी अभिक्रम। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन है, अनिश्चित से निश्चित है, दृश्य से अदृश्य है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होगा? तो आपको पता है सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो 36 मिनट का होता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है पाठ का योजना बनाना। पाठ योजना बनाना सबसे पहला होता है, पहला पद। तो इसका 13 का सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? क्या पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण? तो इसका सही ऑप्शन होगा अन्वेषण। अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, तो क्या शामिल है? अन्वेषण। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है। विकेंद्रीकरण, प्रभावी विकेंद्रीकरण, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। हाँ, ये सही ऑप्शन है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। हाँ, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? एक छात्र पढ़ रहा था तो उसको किसी ने नाम लेकर बुलाया, तो किस समय? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना। तो उसने क्या किया? सुना, नाम बुलाया गया उसका तो उसने सुना, इसका मतलब ध्वनि संवेदना सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होगी? तो क्या 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, या फिर 5 से 8 साल? तो इसमें सही ऑप्शन होगा जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है वो 2 से 7 साल की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद की बाल्यावस्था का भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या काल्पनिक भयों का अंत।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा सही ऑप्शन होगा भविष्य की योजना के लिए सूझबूझ बनाना। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध रखते हैं? तो क्या मास्लो रखते हैं, चॉम्स्की रखते हैं, बिने रखते हैं, पावलोव रखते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा चॉम्स्की। भाषा विकास की बात होती है तो चॉम्स्की का नाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो इसमें अधिगम के प्रयास और भूल, ये थार्नडाइक के सिद्धांत का शीर्षक था। तो इसका बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है गिरोह अवस्था। गिरोह अवस्था की बात की गई है, किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? क्या 16 से 19 वर्ष के एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, या फिर 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक? तो इसका सही ऑप्शन होगा समाजीकरण की बात होगी। 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ये क्या है? गिरोह अवस्था है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था पूछ रहा है। तो पहली हो गया पूर्व संक्रियात्मक, संवेगात्मक, ये मूर्त संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये तीसरी अवस्था होगी। तो 22 का सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो क्या अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप और रुचि? तो इसका सही ऑप्शन होगा विषय वस्तु का स्वरूप। कैसा स्वरूप है ये शामिल नहीं होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? क्या सहायता परक व्यवहार है, प्राथमिक लक्ष्य है, या मूल प्रवृत्ति है, या आक्रामकता की आवश्यकता है? तो इसमें सहायता परक व्यवहार ये सामाजिक मूल्य है। तो इसका 24 का ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? क्या स्वतः शोध के हैं, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, या प्रकार्यात्मक स्थिरता? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वतः शोध। तो ए ऑप्शन सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहॉस ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो स्किनर ने भी नहीं कहा था, रॉस ने भी नहीं कहा था, एबिंगहॉस ने भी नहीं कहा था, तो इनमें से कोई नहीं, ये सही है। लेकिन सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, इसको कहा किसने था? तो इसको कहा था गेट्स एवं अन्य ने। तो 26 का डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक नियम है अभ्यास, प्रभाव, पहले तत्परता होगा, फिर अभ्यास होगा, फिर प्रभाव होगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अप्रेरणा? तो इसका सही ऑप्शन होगा व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम? समीपस्थ, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन नहीं, नैमित्तिक अनुबंधन इसका दूसरा नाम है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। किसकी विशेषता? अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है, किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ये सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये हमने अधिगम क्या है इसमें हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक को। अधिगम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी हमने लगवाया था, ये क्वेश्चन भी आया था। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये ऑप्शन नहीं, गलत है। तो 30 का ए ऑप्शन सही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।